तो अगला भैया, अगला करूं क्या? अब ध्यान से देखना, ज्यादा से ज्यादा वो तुमसे इतना करवा सकता है कि अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यही वाला होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। प्रदीप देख ले भैया, समझ आ रहा है? बॉन्ड लगा दिया गया बीच में। हाँ, देखिए CH3 था तो यही वाला जाएगा, ये वाला। क्लियर है? ठीक है। बढ़े आगे। अगला रीअरेंजमेंट है और उसका नाम है बेंजीडीन। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट का नाम है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। सर फिर इसमें CH कैसे आएगा? कौन सा CH भैया? देख ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड लगा, ये CH ही है। इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है ना आपने। ट्रिपल का है, डबल ही है। डबल नहीं है क्या? हाँ डबल ही है ये भैया, CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब यही जो 1 2 3 वाला है ना, ये 3 वाला कार्बन जाकर 1 पे लग जाएगा, ऑर्थो पे, हमेशा। क्लियर है? जी सर। और अगर पैरा पे करेंगे ना, पैरा पे, तो इसमें तो कितना रीअरेंजमेंट हुआ? एक बार यहां गया। अगर पैरा पे करेंगे तो 2 बार में होगा। पहले ऑर्थो पे ये बात लिख लो भैया कहीं, कि अगर ऑर्थो पे लगा तो एक रीअरेंजमेंट, और पैरा पे गया तो डायरेक्ट नहीं जाएगा कभी भी, पहले यहां जाएगा, अब यहां से यहां जाएगा। क्लियर है? अगले रीअरेंजमेंट का नाम है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। अगले का नाम है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, और इसको हर्षित बताएगा। देखो और भैया कोई बताओ कि इसमें कौन सा रीअरेंजमेंट होगा। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट हमने आपको बताया था, पर तुम क्या है, भूल भाल जाते हो। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, कौन सा रिडक्शन? इलेक्ट्रिक रिडक्शन। और कौन सा मीडियम होना चाहिए? बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले जो इससे प्रोडक्ट बनता है, जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्रा एजा बेंजीन। हाइड्रा एजा बेंजीन। और ये हाइड्रा एजा बेंजीन में रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के बाद में ये बेंजीडीन बन जाता है। हमने आपको साथ में एक बात और भी लिखाई थी, कोई बता सकता है क्या, कि बेंजीडीन के साथ में कौन टेस्ट देता है? ओजोन देता है? ओजोन। तो ओजोन इसके साथ में टेस्ट देता है, और इसका नाम है हाइड्रा एजा एजा बेंजीन। क्लियर है भैया? बढ़े क्या आगे? देखो भैया, इतने में कोई डाउट है क्या? है प्रदीप? ओ भैया जी सर। प्रदीप, नहीं सर, कोई इतने में डाउट कोई नहीं। डाउट है? भैया संडे नहीं। को टेस्ट है, ओके। और कंपलसरी है। कौन सा, इसी का, ऑर्गेनिक का?
जितनी पढ़ ली, आज हम और नोट्स भी भेज देंगे। क्लियर? ठीक है ना? पर कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का भी, क्योंकि जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना तो याद करने में बहुत मुश्किल होती है, आलस बहुत होता है, तमाम चीजें घर की बाहर की हमको परेशान करती हैं। तो जब घर की और बाहर की परेशान करते हैं तो हम इस उम्र में सबसे पहले पढ़ाई छोड़ते हैं। सही है ना? बढ़े आगे। अब एक और बात यस सीख सर। लो लास्ट, जो ठीक है ना, जो अच्छी बात है, और जेई जेई नीट और फर्स्ट ग्रेड के ही लायक है बस। तो हमारे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड ये है, और ऊपर CH2 लगा हुआ है और ऊपर NH2 लगा हुआ है। ठीक है ना? एक ही बार हम इसको पूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ाते। इस रिएक्शन को देखकर हमको पता लगता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। सबसे पहले इसका डाइजोटाइजेशन होता है, और डाइजोटाइजेशन से हमको इससे ये कंपाउंड मिल जाता है। क्योंकि एलिफैटिक डाइजो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर हमको कार्बोकैटायन देता है। ब्रेक होकर हमको ये कार्बोकैटायन देता है। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो भैया। देखो किसी को डाउट है क्या? देखो किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़े। इसके बाद में क्या होगा, ये रिंग यहां से ब्रेक कर जाती है। ये 1, ये 2 मान लिया, और ये 3। रिंग यहां से ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करके ये वाला जो कार्बन है वो इससे जुड़ जाता है, और इसका यूज हम रिंग एक्सपेंशन में करते हैं। जब भी कोई साइक्लो कंपाउंड होगा, जब भी कोई साइक्लो कंपाउंड होगा तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है ना? तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 और इसको 3, तो ये दोनों साइड से ही टूट सकता है। लेकिन जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा वहीं से टूटेगा। अब अगले स्टेप में क्या है, इसकी बहुत सारी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर इसमें OH माइनस अटैक करेगा तो OH जुड़ जाएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को हम रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन कहते हैं, और इसकी हेल्प से हम रिंग एक्सपेंड करते हैं। वैसे इसमें बहुत सारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? पूरे एक क्लास पूरी खत्म की जा सकती है। ठीक है ना? पर जितना आ रहा है उसके हिसाब से बस हमको ये पता लग जाए कि रिंग एक्सपेंड हो जाती है। रिंग एक्सपेंड हो जाती है तो भी हमारी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से हो जाती है। क्लियर है? बढ़े क्या भैया आगे? तो हम चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं, कुछ नई कहानियां। ठीक है? तो ये थी हमारी HNO2 की कहानी। तो अब हम इस छोटी कहानी की तरफ जा रहे हैं, इस बड़ी कहानी से। और हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, जो नया टॉपिक है उसका नाम है नाइट्रस एसिड की कहानी।
तो हमारे सामने स्क्रीन पर है HNO2। क्योंकि HNO2 अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको बनाकर कभी नहीं रखते हैं, और इसलिए एग्जाम में हमेशा ये दोनों लिखे हुए मिलते हैं। इसकी कहानी यह है कि अगर NH2 रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, अगर NH2 रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, ठीक है ना, कौन सी रिंग से? NH2 बेंजीन रिंग, और लिख देता हूं, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो तो N2Cl बनेगा, N2Cl बनेगा। क्लियर? नहीं तो क्या बनेगा? नहीं तो OH लग जाएगा। लेकिन अगर साइक्लो से अटैच है, तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये वैसा ही करेगा। तो देखो भैया, ये इसकी पहली बात है। दूसरी बात, ठीक है ना, ये NH को किस में कन्वर्ट करता है, ये बात हर्षित बताएगा। हर्षित, जब हम इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन से कराते हैं, तो ये नाइट्रोसो अमाइन बना देता है। और नाइट्रोसो अमाइन के बारे में कोई खास बात किसी को पता है? ये येलो ऑयली लिक्विड है, और जो किसके काम आता है? ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। अगर कैंसर करना है तो इसको रोज 2 बूंद लेने से कुछ ही दिनों में सफलता प्राप्त हो जाती है। ओके भैया, बढ़े क्या आगे कि नहीं? ये क्या लिखा हुआ है नाम के नीचे, नाइट्रोसोएमिन के नीचे? नाइट्रोसो अमाइन के नीचे लिखा हुआ येलो ऑयली लिक्विड। येलो ऑयली लिक्विड जो करेगा क्या? कैंसर। क्या करेगा? कैंसर करने के काम आता है, क्योर में नहीं, कैंसर करने में। तो सेकेंडरी अमाइन क्वेश्चन ऐसे आता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि कौन सा कंपाउंड HNO2 के साथ में येलो ऑयली लिक्विड देता है जो कैंसर करता है? कौन सा? प्रदीप, प्रदीप, ओ भैया प्रदीप। नाइट्रोसोएमिन। अरे नहीं, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन HNO2 के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोसो अमाइन देता है जो कैंसर कॉज करता है। क्लियर? और ये बात आपको याद करने से लाभ होगा। क्यों? वो आपसे प्रोडक्ट कभी बनवाएगा ही नहीं, और जब प्रोडक्ट ही नहीं बनवाएगा तो तुम जबरदस्ती तो बनाने से रहे। कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि मास्टर साहब ने नहीं पूछा है तो भी भैया चेप दो। ठीक है ना? तो अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और आप बताते जाना N2Cl लगेगा कि OH। हमारे पास एक बेंजाइल अमीन थी, और इस बेंजाइल अमीन की रिएक्शन हमने HNO2 से करा दी, और टेम्परेचर स्ट्रिक्टली 273 से 278 के बीच में ही रहना चाहिए। तो योगिता बताएगी, योगिता क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? योगिता, OH लगेगा। तो यहां इस NH2 की जगह पर हम लगा देंगे OH। लेकिन अगर हमने इसकी रिएक्शन इससे करा दी,
एनालिन से, तो क्या बन जाएगा? N2Cl बन जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डाइएजोटीकरण। डाइएजोटाइजेशन। इसको डाई एजोटीकरण हिंदी में और अंग्रेजी में डाइजोटाइजेशन कहते हैं। अगली रिएक्शन है इथाइल अमीन से। अगर हम इथाइल अमीन से इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? जब हम इसकी रिएक्शन इथाइल अमीन से कराएंगे तो हमें इथाइल अल्कोहल नाइट्रोजन प्लस HCl मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसके ऊपर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से देख लेना। और ये एक्चुअल में MTR है कि जब हम इस मिथाइल अमीन के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है? मेथनॉल। मिथेनॉल नहीं, तो हमें लगता है कि मेथनॉल बनेगा, पर ध्यान से देखना, इसका सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है ये, और जो इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, और ये वापस रिएक्ट करता है और इथर बना देता है। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो इथर है। अगर चॉइस में इथर नहीं हो तो फिर नाइट्राइट देखा जाता है, और नाइट्राइट भी नहीं है तो मिथेनॉल को ऐसे ही ठीक कर देते हैं। इसलिए ठीक कर देते हैं कि फिर भैया कोई ना कोई तो करना ही है। तो इस रिएक्शन, ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है और इसमें इथर बनती है। अगर चॉइस में इथर और नाइट्राइट नहीं गिवन हो तब ही हम ऐसा स्टेप करेंगे और इसको मिथेनॉल में बदल देंगे। ये बात नीचे नोट डालकर लिख देना कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट नहीं हो तब ही मिथेनॉल सही आंसर होगा। तो मिथेनॉल का आंसर एक ही केस में सही होगा, और वो होगा कि ये दोनों चॉइस में गिवन ही नहीं है। प्रदीप, जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रोसो एमीन। तो ये नाइट्रोसो अमीन बना देगा, और उसका काम क्या होगा? कहाँ काम लेंगे? लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में। ओ भैया, लेबर कहाँ पहुंच गया तू अरशद? कैंसर कॉज। ये कैंसर करने के काम आता है। तो सर लिबरमान में भी तो बनता है ना नाइट्रोसो। तो भैया लिबरमान में फिनॉल होता है। कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ घूम रहा है? फिनॉल का टेस्ट है वो। है तो फिनोल का सर वो। तो कोई एल्कोहल का। ऐसे थोड़ी कहीं भी बिठा देगा। तूने तो सिर्फ इसको देखा नाइट्रोसो और बिठा दिया। नहीं, ये येलो ऑयली लिक्विड है। वो सीधा सीधा क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा कंपाउंड HNO2 के साथ में पीला तेलीय द्रव देगा जो कैंसर करता है। येलो वो कलर का ही तेल होता से है। तो कुछ है। लिबरमान में भी तो येलो कलर का ही बनता है। समझा नहीं वो तेरी बात, पर वो फिनॉल का टेस्ट है मेरे भाई। समझ गया कि नहीं? ये फिनॉल थोड़ी है ना? तेरी बात सही है, पर ये लिबरमान नहीं हो सकता क्योंकि टेस्ट ना बहुत ही करेक्टरिस्टिक होते हैं। जिसने जिसके लिए दिया है वही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे करके, कौन HNO2 के साथ पीला तेलीय द्रव बनाएगा।
पीला तेलीय द्रव बनाएगा जो कैंसर करेगा, ठीक है ना। विच कंपाउंड गिव येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड। चॉइस हमारे सामने बोर्ड पर है। पहला है हमारा बेंजाइल अमीन और दूसरी हमारी है 2-अमीनो ब्यूटेन और तीसरी चॉइस जो है वो है एनिलीन और फोर्थ चॉइस है नन। नहीं, नन क्यों, एन मिथाइल एनिलीन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड सही आंसर है। 2 नंबर। फोर्थ नंबर। तो दोनों में से कौन सा सही है? कुछ लोग फोर्थ कह रहे हैं और कुछ लोग सेकंड भी कह रहे हैं। तो दोनों ही लोग फोर्थ देख ही लो होगा। भैया कौन सा है। फोर्थ ही तो होगा। हम दोनों की, हाँ, तो हम दोनों की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये तो सेकंड वाले की स्ट्रक्चर है और ये है फोर्थ वाले की स्ट्रक्चर। तो अब इसका आंसर फोर्थ ही सही है क्योंकि ये 2-अमीनो ब्यूटेन इज ए प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी नहीं है। कुछ लोग इस 2 को देखकर फंस जाते हैं। अमीन एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसको कार्बन से नहीं देखते, सेकेंडरी टर्सरी कार्बन से नहीं देखते, नाइट्रोजन से देखते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े बेटा। अरे भैया बढ़े आगे क्या? यस सर। यस सर। तो हम एक कहानी और पढ़ लेते हैं तो हमारा एक चैप्टर ना आज ही खत्म हो जाए। सर एक बात बताओ, इसमें हाँ जी बोलो। यदि टर्सरी अमाइन हुआ तो फिर क्या बनेगा? टर्सरी अमाइन पहले बनता है तो आपका क्वेश्चन है तो उसका जवाब दिया जाता है ऐसे। हम सोच रहे थे छोड़ दें पर तू माना नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। और फिर इस सॉल्ट को जब हीट करेंगे, जब इस सॉल्ट को हीट करेंगे तो फिर से नाइट्रोसोअमीन बन जाए। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं। इसको भी भैया नोट कर लेना कि जो टर्सरी अमीन है वो पहले सॉल्ट बनाएगा और वो सॉल्ट हीट करने पर क्या देगा? तो सर इसने भी येलो ऑयली वाला ही बना दिया। पर वो आपको देगा ही नहीं ना, हीट करवाएगा ही नहीं ना, आप करोगे कैसे? इसलिए तो हम कुछ चीजों को कभी कभी छुपा लेते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे आपके कंफ्यूजन उतने ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है? पर वो टर्सरी अमीन आपको देगा ही नहीं, चॉइस में आप कर कैसे लोगे? और ये हीटिंग करने पे ही आता है। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन HNO2 के साथ में येलो ऑयली लिक्विड देगा। हीटिंग करवाएगा ही नहीं। हो सकता है कि वो तुम्हें डुबो दे, क्योंकि आपको टर्सरी भी याद होगा तो आप फिर चक्कर में फंस जाओगे। क्या चक्कर में? कि यार दोनों से ही बना था, और हीटिंग आपको बहुत छोटा सा फैक्टर लगेगा। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं।
तो देखना और ध्यान से देखना, हम एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं अगले 5 मिनट में। अगर हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में कराएं HCl के प्रेजेंस में 278 से 273 केल्विन तक, तो क्या बनेगा? डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। तो डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और इस डाइएजोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्लियर? अगर हमने इस HNO2 की जगह पर, अगर हमने इस HNO2 की जगह पर नहीं, सॉरी, HCl की जगह पर HNO2 ले लिया, क्या बोल रहे, हमने HCl की जगह पर H2SO4 ले लिया, तो भी क्या ये डाइजोटाइजेशन होगा क्या? है? हाँ, तब भी ये डाइजोटाइजेशन होगा। और इनमें से कौन अच्छा होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला, वो तो सबसे अच्छा होता है। भगवान की बात कर रहा है ना? नहीं, ऊपर है? वाले प्रोडक्ट। नहीं, ये ज्यादा अच्छा होता है। कारण ये जो नेगेटिव है ना, इसमें रेजोनेंस होगी और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये ज्यादा अच्छा सॉल्ट है उससे, क्लियर? बढ़े क्या आगे? फिर से अच्छा है तो फिर ये देते क्यों नहीं है? कौन? बुकों में वही देते हैं। भाई अच्छा प्रोडक्ट ये अच्छा है तो फिर वो देते क्यों नहीं है? ऊपर नीचे वाला देना चाहिए था। किताब हम जैसे मास्टर लिखते हैं, पुरानी किताब में यही लिखा हुआ था, तो टिपेगा तो यही तो मिलेगा। समझे कि नहीं? भाई हम किताब टिप के ही तो बनाते हैं। ओके, ओके। तो ये ज्यादा बेटर है ऊपर वाले से। अब दूसरी बात, ठीक है, सारे डायोजेनियम कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है। ऑल बेंजीन डायोजेनियम कंपाउंड, बेंजीन डायोजेनियम कंपाउंड सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर, एक को छोड़कर। कौन है वो? और वो आयोडाइड। होता है ये, है नहीं, ये HbF4। HbF4, बेंजीन डायोजेनियम फ्लोरोबोरेट, वाटर में इंसॉल्युबल है। और ये 2022 का क्वेश्चन है। वो पूछ लेगा इंसोल्यूबल कौन है। सा डायोजेन है, ये इंसॉल्युबल है इंसोल्यूबल। वाटर में। हाँ जी, ये इसका वाटर नाम में फिर से बताना। इंसॉल्युबल है। बेंजीन डायोजेनियम बोरोफ्लोरेट आर इंसॉल्युबल इन वाटर और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल भी है। ठीक है, तो हमने 3 डायोजेनियम सॉल्ट पढ़े हैं कि सबसे अच्छा कौन है, कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन वाटर में इंसॉल्युबल है। ये इनमें सबसे अच्छा माना जाता है। और ये वाला कैसा है? ये वाला वाटर में इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। इंसॉल्युबल। अब देखना, हम इसकी रिएक्शन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफिलिक। अगर किसी रिएक्शन में नाइट्रोजन निकल जाए तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और नहीं निकले तो, नहीं निकले इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक। ये बात लिख लेना। तो रिएक्शन देखते ही, दूर से सूंघ कर नहीं, आंखों से देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन। नाइट्रोजन निकल जाए तो न्यूक्लियोफिलिक, और नहीं निकले तो, नहीं निकले तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब दूसरी बात,
इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सी एक लाइन याद रखना, N2Cl रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव ग्रुप। N2Cl को किससे रिप्लेस किया जाएगा? है किससे नेगेटिव रिप्लेस ग्रुप किया से। जाएगा? नेगेटिव ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। तो पहली रिएक्शन हमने HX की कराई कॉपर के प्रेजेंस में, तो बताओ क्या लग जाएगा? एक्स। है तो हमारा X लग जाएगा, और इस रिएक्शन को गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं। जब हम इसकी रिएक्शन HCl से Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कराएंगे, तो अब बताओ क्या लग जाएगा? Cl सेंड है मेयर रिएक्शन, Cl तो सेंड मेयर। Cl लग जाएगा, और इसको हम सैंड मेयर रिएक्शन कहेंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन HBr से कराएं Cu2Br2 के प्रेजेंस में, तो क्या लग जाएगा? ज्यादा छोटे लिख रहे हो, कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा बिल्कुल, लो जी बड़ा करते, देखो बड़ा हुआ क्या? HBr CuBr हुआ क्या? ओके, दिख रहा है अब? तो बताओ अब रिंग पर क्या लग जाएगा? सर ये Cu2 होगा, Cubr होगा। वो मिटाया था तो दोबारा सही हो जाए, ठीक है? तो बताओ क्या लग जाएगा? अरे बोलो भाई, क्या लग जाएगा? यार और जब हम इसकी रिएक्शन HCN और CuCN से कराएंगे, तब क्या बन जाएगा? Cn जुड़ जाएगा। तो CN बन जाएगा। कोई इस CN वाले कंपाउंड का नाम बता सकता है क्या? इसको बेंजोनाइट्राइल कहते हैं, और ये तीनों ही रिएक्शन सैंड मेयर है। ये तीनों ही सर एक बात रिएक्शन बताओ, सैंड मेयर है। हाँ जी। सर ये इसमें एप आई के साथ में क्यों नहीं होती फिर ये रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? भाई सेंड मेयर Cl Br के साथ हो गई। तो सैंडमेयर ने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया था, बाद में तो बना ही ना। अगर हम इसकी रिएक्शन KI से के साथ करा दे, तो देख क्या बन गया? हाइड्रोबेंजीन। और जब हमने इसकी रिएक्शन H2O के साथ करा दी, तो क्या बनेगा? फिनोल। तो हम क्या कर रहे हैं? किसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? N2Cl को नेगेटिव ग्रुप से। ठीक है ना? हमने इसकी रिएक्शन HF की BF3 के साथ में कराई, तो बीच में जब कराते हैं तो एक तो ये ट्राई वही बोरेट बन जाता है, जो हीट करने पर टूट जाता है, और टूटकर क्या बनाता है? फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम, हर्षित, बाल्सीमान रिएक्शन। इसको हम बाल्सीमान रिएक्शन कहते हैं। ये IIT बाल्सीमान रिएक्शन, ये IIT 14 में आई थी। और अगर हम इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ कराएं और जल की उपस्थिति में, बेंजीन बनेगा। ठीक है ना? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो डायज़ोनियम सॉल्ट इसमें किसका काम करेगा? डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है ना? डायज़ोनियम सॉल्ट ऑक्सीडाइजिंग है, और ये खुद ये किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर? और इसमें जो दो प्रोडक्ट और बनेंगे वो होंगे H3PO4
फॉस्फोरिक एसिड। और यहां हम रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम एथेनॉल से रिएक्शन कराएं तो हर्षित क्या बनेगा? C2H5 उन दोनों में ही। अरे योगिता, तेरे को वीडियो नहीं दिख रहा है? अरे भैया, किसी को नहीं दिख रहा क्या? दिख रहे हो सर? ओके। तो जब एथेनॉल और फॉर्मिक से भी कराते हैं तब भी बेंजीन ही बनती है। तब भी बेंजीन ही बनती है। तो अभी जो तुम्हारे सामने है वो 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर है, नाम है डायोजीनियम सॉल्ट, और जो सिर्फ एक लाइन से पूरा हो जाता है। क्या प्रदीप? किस लाइन से है? N2 N2Cl को N2Cl नेगेटिव को को हटाओ। नेगेटिव से हटा। भैया टीपा मार लो पूरा, और फिर मार लो तो इसका लास्ट पार्ट है वो और करा देते हैं, तो एक चैप्टर ही आज खत्म हो जाए। और अब ऐसे ही चैप्टर खत्म होंगे। अब हम काफी तीव्र गति से पढ़ेंगे इसके बाद। वैसे तो अभी भी तेज ही पढ़ रहे हैं हम, है कि धीमा तो नहीं पढ़ रहे भैया कि तेज करे? सही है सर। तो ये कॉपी हो जाए तो बता देना, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव देना है और हमें पेपर में कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन वो देगा, आंसर वो देगा, चॉइस वो देगा। हमारे हाथ में एक पेन है जिससे हमें एक गोला मारना है बस। तो गोला मारने का रूल ये होता है कि हमको देखते ही आंसर पता होना चाहिए। क्लियर? और आप सब देखो पढ़े लिखे लोग हो, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने क्वेश्चन है? तुम सबको जितना भी 120 टाइम मिलते, 120 नहीं 150 आते हैं वैसे। पहले तो आप अपना केमिस्ट्री का दिमाग सही 120 करो। अरे तो क्वेश्चन ही होता है। एक, और टाइम कितना? टाइम सर 3 घंटे का। तो 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो हार्डली हमें एक 1.25 मिनट मिलेगी। 1.25 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, करना भी है, और टिक भी करना है। तो भैया पढ़ के तो तुम ही बताओ, अगर तुम उनको वहां कर करके देखोगे तो कहां से होगा? 1 मिनट में तो स्ट्रक्चर नहीं बन पाती बच्चे से। क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात रही। तो डालो भैया कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या कहते हैं? व्हेन बेंजीन डायोजीनियम या फिर खाली डाईएजोनियम, व्हेन डायोजीनियम सॉल्ट रिएक्ट विद, जब डायोजीनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल, एनालीन एटसेट्रा, फिनॉल एनालीन एटसेट्रा, गिव क्या देता है? गिव एजोडाइड। इसमें एजो रंजक बन जाता है, एक कलर बन जाता है, और इससे हम एमाइन ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। 12th की लैब में एमाइन ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का ये टेस्ट है। क्लियर? और ये जो कपलिंग रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
रिएक्शन बहुत ही आसान है। ये हमने डायोजेनियम क्लोराइड लिया और उस डायोजेनियम क्लोराइड के रिएक्शन फिनॉल से करा दी, तो फिनॉल का जो पैरा पोजीशन का H है वो इस Cl के साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट होने से ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। जो बना है उसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्या हटाना है, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन या फिर ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, और ये डाई बन जाएगी। अगर हमने यही रिएक्शन एनालीन के साथ में कराई, एनालीन के साथ में कराई, तो फिर क्या होगा, फिर से वही पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन हटेगा और फिर से हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। सिर्फ हमको ये और ये रिप्लेस करना है। और अगर हमने यही रिएक्शन इसके साथ कराई, तो प्रदीप क्या बता सकता है ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? इसके साथ ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो फिर से वही होगा। और ये जो बना है उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है? इथाइल ऑरेंज। इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? और तीनों ही डाई हैं, पर ध्यान से देखना, जब हमने मिथाइल ऑरेंज को बनाया तो इसके पीछे ये सोडियम सल्फोनेट ग्रुप भी लगा हुआ होता है। सोडियम सल्फोनेट ग्रुप भी लगा हुआ रहता है। और अब हम इसकी लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि जब हम इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थॉल से कराते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थॉल से कराते हैं, तो बीटा नेप्थॉल के ये यहां से रिएक्ट करता है या कहां से रिएक्ट करता है? कोई बता सकता है? पैरा से करेगा। है जी? पैरा से। नहीं, इसको निकिता बताएगी। निकिता बताएगी या फिर हर्षित बताएगी? तू नहीं बताएगी। हर्षित, अरे हर्षित है भी कि नहीं कि भाग गया? नो सर। है? यस। OH कहां लगेगा? तू पहले तो बीटा नेप्थॉल के स्ट्रक्चर बता दे हमें। बीटा नेप्थॉल ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है? इन पोजीशंस को अल्फा कहते हैं और इन पोजीशन को बीटा कहते हैं। और यही वो टेस्ट है जो लैब में किया जाता है। 12th की लैब में एनिलीन का टेस्ट ही यही है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां अल्फा की जगह पर अल्फा का हाइड्रोजन हट जाता है और हमको रेड ऑरेंज डाई मिलती है। तो यहां पे मैं लटका रहा हूं डाइजो कंपाउंड को। देखो दिख रहा है क्या? है निकिता? दिख रहा है सर, सही है सर, दिख गया। तो
तो भैया ये आपको बस इतना याद रखना है कि बीटा नेफ्थॉल के साथ में डाई बन जाती है। बहुत मुश्किल से ये स्ट्रक्चर आएगी और आ गई तो आपको याद रखना है अल्फा पे जुड़ेगा, अल्फा पे। तो ये जो 4 रिएक्शन है ये आ सकती हैं आपके एग्जाम में। यहां का Cl और इसका अल्फा का H निकल जाएगा। तो पहले तो ये चारों रिएक्शन आप कॉपी कर लो और फिर इसके 3 क्वेश्चन और बचते हैं। तो हमें एक्चुअल में करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, पर याद ना मेरी तरह ही करना है। भैया चारों रिएक्शन कॉपी हो जाए तो बता देना मेरे को। और इस वाली डाई का कलर येलो कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज का तो नाम में कलर बता के करना क्या, क्योंकि वो तो ऑरेंज ही होगी, नाम ही ऑरेंज लिखा हुआ है। करूं क्या आगे के क्वेश्चन स्टार्ट? यस सर। है तो देखना, अब ध्यान से देखना, इस रिएक्शन के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए पहली वाली रिएक्शन के लिए? बेसिक ये एसिडिक में रिएक्ट करेगा या बेसिक में? फिनॉल है तो बेसिक में ही करेगा। तो फिनॉल की आप देखना सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती हैं। राइमर, टीमन, कोलवे, सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती हैं। फिनॉल की सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती हैं। तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना, वो लॉजिक 2 मिनट बाद बताएंगे। और एनिलीन की रिएक्शन किस पीएच पे होती है? एनिलीन की पीएच किस पर होती है? एनिलीन की सारी रिएक्शन के लिए पीएच 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए। एनिलीन की जितनी भी रिएक्शन है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है और फिनॉल की सारी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होती है। क्लियर है? तो 2 बातें तो हमने एक क्वेश्चन तो ये सीख लिया कि फिनॉल की किसी भी रिएक्शन का अगर पीएच पूछे तो कितना होना चाहिए? कितना भैया? 10। है 10 के आसपास, मतलब बेसिक मीडियम में। तो फिर कोई ना कोई बच्चा कहेगा जरूर कि ऐसा क्यों, पीएच 10 ही क्यों? मतलब 10 का मतलब 11 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। तो अब ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों, है ना? तो हमने ये सब तो साफ कर दिया, अब ये रह गया, ध्यान से देखना। अब इसमें समझते हैं, जब ये H जाएगा और इधर से Cl चला जाएगा तो बताओ N2 पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस रिंग पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? और इस N2 पे कैसा चार्ज है? तो ये जल्दी से रिएक्ट कब करेगा? जब ज्यादा नेगेटिव हो या कम नेगेटिव हो? है जब ज्यादा नेगेटिव हो। और ज्यादा नेगेटिव के लिए ये बड़ा डोनर होना चाहिए या छोटा डोनर? बड़ा डोनर। बड़ा डोनर होना चाहिए। तो देखना इस कंपाउंड, अब ध्यान से देखना, तो जब हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो ये ONA में बदल जाएगा ना।
ONA में बदल जाएगा ना। जी। तो जो कंपाउंड डायोजेनियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? डोनर ग्रुप। और डोनर ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो वो हमसे पूछेगा इन तीनों में से कौन डायोजेनियम कपलिंग रिएक्शन पहले देगा? कौन देगा? फर्स्ट वाला देगा, फिर सेकंड वाला देगा और फिर थर्ड वाला देगा। तो अब हम नीचे नोट लिख लेंगे, जिस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग डोनर ग्रुप जुड़ा होगा वो कपलिंग रिएक्शन कब देगा? जल्दी देगा। ठीक है, वो कपलिंग रिएक्शन जल्दी देगा और वो ऐसे करके 4 चॉइस बना देगा। हो गई 4 चॉइसें। और सबसे बाद में कौन देगा? NO2। क्योंकि NO2 उसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल बना है नेगेटिव चार्ज वाला वो डायोजेनियम पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो प्रदीप भैया समझ में आ गई कि फिनॉल के सारे रिएक्शन बेसिक मीडियम में क्यों करते हैं? अपने तो एक ही समझ में आया सर, फिनोल एसिडिक है तो बेसिक मीडियम में करवा दे। नहीं, वापस समझ ले। तो फिनॉल देख, ये तो फिनॉल है, NaOH से रिएक्शन कराई और ONA बन गया। बता कौन सा स्ट्रॉन्ग डोनर है? ONA। ONA। तो फिनॉल को स्ट्रॉन्ग डोनर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बेंजीन रिंग की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कौन सा ग्रुप बढ़ाएगा? डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप बढ़ाता है। इसलिए फिनॉल की सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में की जाती हैं। सर क्लियर? इसी कारण फिनोल बनाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन पहले होता है ना। हो बिल्कुल। आज तेरे समझ आई गया फाइनल है। हाँ आ गया सर। इसलिए पहले हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, चाहे हम बच्चे को बनाकर दिखाएं या नहीं दिखाएं। जैसे हम कभी नहीं दिखाते। हम आगे चलते। अब ध्यान से देखना, तो ये फिनॉल वाली कहानी पूरी हो गई क्या? अब ध्यान से देखना इधर वाली कहानी को। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कब जल्दी रिएक्ट करेगा? जब कोई इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दे या कम कर दे। जब कोई इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दे। और इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन बढ़ाएगा? एक्सेप्टर ग्रुप। तो हम लिख लेंगे एक्सेप्टर ग्रुप कपलिंग रिएक्शन में डायोजेनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी को क्या करेगा? इंक्रीज कर दे। एक्सेप्टर ग्रुप डायोजेनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी को कपलिंग रिएक्शन में क्या कर देगा? बढ़ा दे। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन है ये, इन चारों में से सबसे पहले कपलिंग रिएक्शन कौन देगा? है फर्स्ट वाला, क्योंकि NO2 सबसे बड़ा डोनर, सबसे बड़ा एक्सेप्टर ग्रुप है। और सबसे बाद में कौन देगा? सबसे बाद में कौन देगा? ये ऑर्डर में ही लिखे हुए। CS3 और OH में CS3 ज्यादा डोनर नहीं है। ये तो वीक डोनर है ना, छोटा डोनर। ठीक है। तो आज हमने थोड़ा 15 मिनट ज्यादा पढ़ लिया है।
ठीक है ना। तो जो फिनॉल वाली रिएक्शन है ना, उसका पीएच क्या करना, 8 से 10 लिख लेना। उसकी पीएच 8 से 10। क्लियर। और सर इनमें कितना आएगा फिर, किसमें? मेथिल ऑरेंज बन रहा है इसमें? 4-5। एनिलीन की सारी रिएक्शन 4 से 5 के बीच में होती है। वो भी समझा नहीं, देते हैं ये कि 4 से। मेथिल हाँ, ऑरेंज वाला फॉर्मेशन हो रहा है। वो भी अगर कहीं पर एनिलीन है, नाइट्रोजन है, तो 4 to 5। और देख लो ऐसा क्यों होता है। क्या है कि जो NH2 है ना, NH2 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोनर है। पता है क्या? पता है क्या? ये तो बहुत सर ही स्ट्रॉन्ग डोनर है। तो अगर हम डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, देखो इस N2 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए या देगा? इलेक्ट्रॉन कौन चाहिए? चाहिए। तो ये कहाँ अटैक कर देगा, किस जगह पर? नाइट्रोजन पर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसी पे अटैक कर देगा, क्योंकि यहां तो लॉन पेयर बहुत है। तो हम इसमें जैसे ही हल्का सा एसिड डालेंगे, हल्का सा एसिड डालते ही ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो अब कौन सा आयन बन गया? एनिलियम आयन बन गया। इससे इसका ऑक्सीडेशन भी रुक जाता है। जनरली रिएक्शन में ये जो NH2 है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम इसका या तो एसाइलेशन करते हैं, या रिंग की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए उसको उसमें एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा। क्लियर। सर इसी कारण ये एनिलीन के रिएक्शन में, एसाइलेशन में पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रखी है ना। हाँ बिल्कुल, एनिलीन की सारी रिएक्शन पहले एसाइलेशन और फिर कराते हैं। अगर डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन करा देंगे तो या तो NH2 पार्टिसिपेट करेगा, और या फिर ये इसकी रिंग ही उड़ जाती है पूरी की पूरी। तो जितना आसान ये बोर्ड पे ऑक्सीडेशन कराना है ना, रिएक्शन कराना, एक्चुअल में इतना आसान है नहीं। दे आर वेरी स्ट्रिक्टली, दे रिएक्ट इन वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशन। ये सब बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में क्रिया करती हैं। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच मतलब कौन कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। चॉइस है हमारे पास ये। दूसरी चॉइस है एसिड। तीसरी चॉइस है नाइट्रोबेंजीन। और चौथी चॉइस है सल्फोनिक एसिड। इन चारों कंपाउंड में से किसका किसका वो पॉसिबल नहीं है? वो का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट। मोर देन वन करेक्ट भी कर सकते हैं। एनिलीन, क्योंकि इसमें वो लुईस है? एसिड से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो कहीं पे एक हिंट लिखो, बोलो हिंट। सारे मेटा तथा एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देते। फिर से बोलो। सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देते। क्लियर है? यस सर। तो तो बताओ इनमें से कौन नहीं देगा?
कौन नहीं देगा? कोई भी नहीं देगा इनमें से कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ये तीनों तो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देंगे। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो एल्काइलेशन में जो वीकर इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव बनेगा वो अटैक नहीं करेगा। और ये इसलिए नहीं देता है, ये इसलिए नहीं देता है कि जब हम एनालीन में लुईस एसिड मिलाते हैं तो लुईस एसिड जाकर उससे कॉम्प्लेक्स बन जाता। मतलब जो हर्षित ने कहा था वो सही था। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, 12th की एनसीईआरटी का 12.3 का शायद 5th पार्ट है। 12th के बच्चों के लिए 12.3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर 12th के बच्चे को करना ही चाहिए। एक क्वेश्चन हर साल सब्जेक्टिव पेपर में आता ही आता है, और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं 5, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती। मतलब कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम वाले बच्चे को सिर्फ वो क्वेश्चन याद करने से ही फायदा हो जाएगा, और 12th वाले बच्चे को करके फायदा होगा। तो बताओ किसका आसान हुआ, कॉम्पिटिटिव वाले का या 12th वाले का? बता प्रदीप। है जी सर। कॉम्पिटिटिव वाले का आसान हुआ या 12th वाले का? क्योंकि 12th वाले को तो करके 12th वाले को तो करके दिखाना है। तो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए पढ़ाई आसान होती है अगर उसने 12th में याद किया है। अच्छा का मतलब बिना कोई, भाई देखो सबके याद करने की बात तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ कम से कम जो मैं बता रहा हूं वो अगर आप याद कर लोगे तो आपसे जिंदगी भर जब आप टीचर वीचर बन जाओगे फर्स्ट ग्रेड वाले, ये नीट वालों से तो खैर कोई नहीं पूछेगा बाद में कि तक क्या होगा, पर अगर कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहा है तो पूरे जीवन बच्चे उससे यही पूछते रहेंगे कि एनालिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते, और हमको सिर्फ याद करनी है कि देता नहीं। सब्जी बना। ओके, तो ये हमारी आज की एक लंबी सी कहानी हमने पढ़ी है, बहुत लंबी तो नहीं है, ठीक है ना, 1.5 घंटा कोई ज्यादा भी नहीं होता। ओके, पर हमने क्या आज बहुत सारा ज्यादा कंटेंट कवर कर लिया, ठीक है कि नहीं? हमने पूरा एक चैप्टर सल्टा दिया आज, एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर सल्टा दिया आज, रीअरेंजमेंट और डायोजीनियम क्लोराइड। पक्की बात? तो भैया संडे को कमर कस लो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव है क्या पेपर? हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। हम शुरू कर देते हैं तुम्हारे लिए पेपर बनाना। आसान बनाएंगे, टफ नहीं, जो पढ़ाया है बस वही, एक भी लाइन इधर से उधर नहीं, ठीक है भैया?